विपिन शर्मा जी, आपके पास आते हुए बहरहाल ये जो हरियाणा में जो कुछ भी हो रहा है इसको आप कैसे रीड आउट करते हैं, और खास तौर से मैं इसको बीजेपी की स्ट्रैटेजी के लिहाज से समझना चाह रही हूं, क्योंकि नया कप्तान मिल चुका है और डेफिनेटली जाट वोट बैंक को लेकर एक पशुपेश की स्थिति में बीजेपी रही है हमेशा से। ऐसे में ओबीसी चेहरा, जाट वोट बैंक का डिवाइडेड होना, दुष्यंत चौटाला का अलग होना, और ऐसे में आज 4 जेजेपी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होना, क्या वहां पर टूट आपको दिखाता है और ओबीसी वोट बैंक में पकड़ मजबूत करता है ये चेहरा बीजेपी का? देखिए, आज के जो उलटफेर हुआ है तो मैं उसको ये बोलूंगा कि एक तीर से कई निशाने साधे हैं भाजपा ने। और सबसे जरूरी बात है, आवाज पहुंच रही है आपकी तरफ? जी बिल्कुल सर। एक तीर से कई निशाने मारे भाजपा ने, उनके संगठन ने, उनके आला कमान ने। जो ये निर्णय लिया गया नायब सिंह सैनी का, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो पहली बात ये समझनी चाहिए कि 2024 का जो चुनाव दस्तक दे रहा है, कुछ दिन दूर रह गया है, यहाँ पर भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चयन होता है उम्मीदवारों का। ऐसा नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड, यहाँ पर परफॉर्म और पेरिश, और समय रहते मामले का सुध लेना चाहिए, उसी को समझदार कहते हैं। ऐसा नहीं कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए तब आप संज्ञान ले, तब बहुत देर हो जाती है। तो यहां पर जो फैसला लिया गया है कई फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और वो थमा नहीं है यहां पर, और अगर जाट वोटों की बात करें वो अच्छे खासे नाराज है। वो अलग बात है कि यहाँ पर पंजाब की स्थिति अलग है, हरियाणा की स्थिति अलग है, और किसान बाकी प्रदेशों में भी है। तो लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, मैंने अभी सुना दोनों प्रवक्ताओं को, यहां पर ये इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि सतलुज और यमुना नदियों का जो एक कैनाल है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, SYL कैनाल बोलते हैं, 214 किलोमीटर का, तो उसको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा के बीच जो पेच फंसा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी तमाम बातें हैं कि लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीडर जो नेता है उसका करिश्मा कितना बरकरार है कि यहाँ पर, और ये उतार चढ़ाव चलता रहता है कि ऐसा नहीं है कि आप पहले मनोहर खट्टर जी की बात करें, उनका अपना उन्होंने एक अच्छा खासा उन्होंने पकड़ बना रखी थी। तो अब यहाँ पर समय रहते स्थिति जब बदली और आला कमान ने इस बात का फैसला लिया कि यहाँ पर स्थिति को जायजा लिया, तो उन्होंने ये पाया होगा कि यहाँ पर कुछ अगर विधायक नाराज है या इस समय ओबीसी वोट को भी साधना है और किसान आंदोलन को भी मद्देनजर रखना है, और बाकी बातें कि जो सपने अधूरे रह गए या चुनावी मैदान में 2019 में दिए थे उसमें वो सफल नहीं रहे मनोहर खट्टर, तो यहाँ पर सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला है और समय बलवान है, वो तो वक्त तय करेगा कि यहाँ पर उसका नतीजा क्या होता है। लेकिन एक बात है, क्योंकि जब अभी मेरे से पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे उन्होंने एक बात बोली थी, उनको साथ में मद्देनजर रखना चाहिए कि 2014 के चुनावों में क्या एक बहुमत जब स्पष्ट मिला भाजपा को, और उसके बाद 2019 में और बड़ा प्रचंड बहुमत मिला। तो इसका मतलब साफ है कि भाजपा दोबारा परफॉर्मेंस चाहेगी। 2019 में कौन सा परसेंट बहुमत मिला? 2019 में बहुत कम सीटें। अरे 2019 का विपिन जी, लग रहा है आपने आंकड़े नहीं देखे। 2014 वाला ही आंकड़ा 19 में और बढ़ा के देख लिया आपके चश्मों ने। 2019 में 14 की तुलना में बीजेपी की सीटों की संख्या घटी, तो उसको बढ़ा के मत बताइए उसे भाई। जब घटी तो घटी, बढ़ी तो बढ़ी। सिक्के के दो पहलू क्या होते हैं? देखिए, आप अगर एक नेता मास्टर स्ट्रोक चल रहा होता है ना, खट्टर जी लगातार मास्टर स्ट्रोक चल रहे होते, तमाम समस्याओं का समाधान कर रहे होते, तो चुनाव के मुहाने के पहले उनको हटाने का ये जोखिम भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेना पड़ता। वो एक असफल, उनका नेतृत्व असफल साबित हुआ, इसीलिए तो उन्हें हटाना पड़ रहा है। अगर 2014 में 282 सीटें लेके आई भाजपा, उसके बाद 303, 2019 विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पे विधानसभा की बात आप कर रहे थे। देखिए, आप बातों को बदलिए मत आओ। 2014 में कितने सीटें आई, 2019 में विधानसभा में कितनी सीटें आई? रिपोर्ट के आधार पर चयन होता है उम्मीदवारों का। अगर यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व में बदलाव लाया गया है, सुन लीजिए, आपको बहुत ध्यान से सुना है, मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके पीछे ध्यान से सुना, सुन तो लीजिए। विपिन जी, राहुल लाल जी क्या कह रहे हैं सुन लेते। राहुल लाल जी काम कर नहीं सकते। देखिए, मैं यही चीज कह रहा हूं कि देखिए, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि वहां पे जिस तरह से अभी किसान आंदोलन से वो निपट रहे थे, किसान आंदोलन से निपटने में तमाम तरह की चीजों में उनकी छवि काफी ज्यादा खराब हो गई है उनकी। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके प्रति काफी ज्यादा था।
बीजेपी को कुछ एक तरह से अपने पुराने दिन याद आए उन्हें कि उन्होंने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल दिया था, वहां पे वो सफल हो गए। उनको लग रहा है कि उन्होंने गुजरात में भी मुख्यमंत्री बदला, मंत्रिमंडल बदल दिया, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म हुआ, तो वो एक पुराने फॉर्मूला पर चल रही है और उनको लग रहा है कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पे भी चलेंगे और हमें लाभ मिलेगा। तो लाभ मिल रहा है ना, लेकिन राहुल लाल जी, देखिए इसीलिए तो उस रणनीति पर काम हो रहा है। देखिए अभी मैं विधानसभा चुनाव पे टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी मामले सामने में है लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी जस्ट सामने तो लोकसभा चुनाव में इस रणनीति से फायदा होगा कि नहीं होगा? मुझे लग रहा है कि देखिए बीजेपी जो घिसा पिटा रणनीति चल रही है अब वो आउट ऑफ डेट हो चुका है। ये घिसा पिटा रणनीति 2014, 2019, 2024 में आने वाले वक्त में बीजेपी जिसमें 400 पार की बात कर रही है, ये आपके सो कॉल्ड घिसे पिटी रणनीति के आधार पर कर रही है सर? अच्छा ये बता दीजिए, मैं तो पूछ रहा हूं कि अच्छा 400 सीटों की गिनती बीजेपी कर रही है। बीजेपी को खुद ही अब अपने सहयोगियों पर भरोसा रहा नहीं, जेजेपी वगैरह को उन्होंने हटाना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने सहयोगी दलों के लिए अभी तक कितना सीट रखा है? उन्होंने 30 सीट रखा है। उनके सहयोगी दलों में देखिए बिहार में नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हैं, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो जो इसके पीछे का फॉर्मूला ये तो नहीं कि लोकसभा में हम जीत लेते हैं, विधानसभा में मैनेज करेंगे। मुझे लग रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री चाहे जो भी दावा करें, वो 370 का दावा करें, लेकिन प्रधानमंत्री 270 के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बात अगर हम लोग ग्राउंड पे करें तो उनके संघर्ष 270 सीटों के लिए हो रहा है कि 272 सारी भविष्यवाणियां गलत हुई है राहुल लाल जी, यहाँ पर बैठे सुन तो लीजिए, देखिए जितनी भविष्यवाणियां आपने यहाँ पर की हैं पिछली काफी गलत हुई हैं, और ऑन रिकॉर्ड तो मैं इसकी साक्षी हूँ। आप सुन देखिए मतलब मैं बता रही हूँ आपको ऑन अ लाइटर नोट कि आपकी कई भविष्यवाणियां गलत रही। देखिए उस भविष्यवाणियां गलत हो सकती हैं, आकलन हम लोग जमीन पर करते हैं, लेकिन 40% का वोट शेयर जिस चुनाव में आप इशारा कर रहे हैं, उत्तर भारत के 3 विधानसभा चुनाव में, वहां पर भी कांग्रेस के 40% वोट शेयर आए हुए थे। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इनकी रणनीति क्या है। इनकी रणनीति यह है कि देखिए खट्टर जी को भी जब लेके आए थे तो इनकी रणनीति यह था कि देखिए जाट वोटर्स की अब तक काफी प्रमुख भूमिका थी वहां पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि गैर जाट वोटरों की संख्या उससे ज्यादा है, उसको बीजेपी की प्रवक्ता स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनकी रणनीति यह है कि हम क्यों ना जाट वोटों को बंटवारा कर दें और गैर जाट वोटों को हम एकीकरण कर दें। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है, उसका प्रभाव भी मानना पड़ेगा अभी बीजेपी के ऊपर, कि उन्हें एक अब ओबीसी के तरफ उन्हें जाना पड़ रहा है। ये बाध्यता जो उनकी हो रही है वो राहुल गांधी के उस नैरेटिव के क्वांटम देने के लिए उनको इसमें रामकृपाल जी आप जरा ऐड ऑन कर पाएंगे, क्योंकि जितना मैं समझ पाती हूँ बीते 2 सालों से एंटी जाट वोटों की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, और सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखेंगे 2016 में जाट आंदोलन हुआ, उसका परिणाम, और उसके बाद लगातार अब उसके बाद ये दांव चला गया। जाटों की नाराजगी क्या दूर करने की कोशिश किसी और तरीके से करेगी, या एंटी जाट वोट बैंक पर फोकस करते हुए बीजेपी को लगता है कि 10 आउट ऑफ 10 की स्थिति पर वो आ सकते हैं? पूर्णिमा जी आपका सवाल, मैं एक अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा ही समय मुझे आखिरी बार, तो बीच में ना कोई बोले। आपका सवाल जो है, मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत दूर तो नहीं जाता, लेकिन इंदिरा गांधी के ज़माने से जब भी, पहली बात तो यह है कि मैं ये मान रहा हूं कि हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं वो आने वाले लोकसभा की पृष्ठभूमि में कर रहे हैं।